वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल के सेकेंड मॉड्यूल वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं जिनका पार्ट वन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। जिसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट टू होगा, जिसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो CSS से रिलेटेड होंगे। जबकि पार्ट वन में हमें HTML टॉपिक से या HTML चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट फॉर्मेट टू अप्लाई एट्रीब्यूट इन एनी टैग। किसी भी टैग में एट्रीब्यूट अप्लाई करने का या एट्रीब्यूट लगाने का सही फॉर्मेट कौन सा होता है। तो एट्रीब्यूट लगाने का जो सही फॉर्मेट होता है वह सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैग का नेम देते हैं, जिसके बाद एट्रीब्यूट का नेम देते हैं और फिर उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए हम एक पैसेज बनाते हैं, तो एक पैसेज के लिए पी टैग लेंगे और अगर हम इसका अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं तो अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट लगाएंगे और अलाइन की वैल्यू क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर हम सेंटर इसकी वैल्यू कर देते हैं और फिर इस टैग के सिंबल को क्लोज करते हैं। फिर पैसेज का टेक्स्ट दिया जाएगा, जिसके बाद हम पैसेज को क्लोज करते हैं। तो ऐसे में पहले हम टैग का नेम दे रहे हैं, फिर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं और जिसके बाद हम वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द वैलिड कलर कोड फॉर रेड इन हेक्साडेसिमल कलर स्कीम। तो हेक्साडेसिमल कलर कोड इनमें से रेड कलर के लिए कौन सा सही कोड है। तो जो जितने भी कलर के कोड स्टार्ट होते हैं वो कलर कोड हमेशा किस वैल्यू में होते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू में होते हैं। और अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू का कंटेंट देखते हैं तो यहाँ पर हमें 0 to 9 डिजिट मिल जाते हैं और A to F कैरेक्टर मिल जाते हैं। और वही अगर हेक्साडेसिमल का वैल्यू का बेस पूछा जाता है तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे रेड कलर का हेक्साडेसिमल कोड पूछा जा रहा है और जितने भी कलर कोड होते हैं वो हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होते हैं, तो कलर कोड हमेशा हैश सिंबल से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है कि हैश 2 टाइम F और जिसके बाद 4 टाइम 0, ये आपका रेड कलर के लिए कोड होता है। अगला क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू मार्क बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। कौन सा टैग होता है जो पैराग्राफ की शुरुआत को दर्शाता है। वेब पेज के अंदर पैराग्राफ डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो पी टैग यूज करते हैं। पी पैराग्राफ के लिए है, लेकिन टीडी किसके लिए होता है, तो इसका फुल नेम होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा, और टेबल डेटा का मतलब टेबल सेल को क्रिएट करता है। वो कौन क्रिएट करता है, तो वो टीडी क्रिएट करता है। बीआर किसके लिए होता है, तो ये लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। तो जब भी पूछा जा रहा है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग है, तो बीआर है। वही टीआर किसके लिए होता है, तो एक टेबल के अंदर रो को क्रिएट करने के लिए टीआर टैग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर टैग है। और यहाँ पे जो हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है ये मिसप्रिंट है। तो कंटेनर टैग किसे कहा जाता है, एक ऐसा टैग जिस टैग के अंदर अन्य टैगों को रखा जाता है उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। जैसे कि अगर हम बॉडी को देखते हैं तो हम बॉडी टैग लगाते हैं और बॉडी टैग के अंदर हम पैसेज हेडिंग ये सारे टैग यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो बॉडी टैग हो जाता है और इससे सबसे लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज करते हैं आके, तो बॉडी टैग भी क्या हो जाता है, कंटेनर हो जाता है। वही अगर हम सेलेक्ट सेलेक्ट टैग का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। अगर हम एक वेब पेज के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट टैग बनाए दें यूज करते हैं। और उस सेलेक्ट टैग के अंदर कौन सा टैग यूज करते हैं, तो वो ऑप्शन टैग यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं और इस लिस्ट में हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि जब हम इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट डिस्प्ले होगी, तो वो सारे ऑप्शन ऑप्शन टैग के अंदर डाले जाते हैं।
तो ऐसे में सेलेक्ट के अंदर भी हमें एक टैग मिल रहा है, वो कौन सा है? ऑप्शन है। तो यह भी एक कंटेनर हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों टैग क्या हैं? कंटेनर टैग हैं। बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, dt टैग इज डिजाइन फॉर टू फिट अ सिंगल लाइन। dt टैग का प्रयोग को किस लिए डिजाइन किया जाता है? तो सिंगल लाइन को देने के लिए वेब पेज के अंदर, जबकि यहाँ पे dt नहीं dd रहेगा। dd टैग का यूज किस लिए किया जाता है? तो dd टैग हमारे वेब पेज की एक पंक्ति में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन dd टैग का यूज किस लिए किया जाता है? तो जैसे कि dd हो या dt हो, दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है? डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए। तो इसके लिए डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए dl टैग यूज करते हैं, और dl के अंदर पहले हम dt लगाते हैं और फिर उसके बाद dd लगाते हैं। dl का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के कर रहे हैं, और इस डेफिनेशन लिस्ट का डेफिनेशन टाइटल, तो हम यहाँ पे देंगे डेफिनेशन टाइटल। डेफिनेशन का टाइटल देने के लिए dt टैग यूज करेंगे, और जो टाइटल हमने दे रखा है उसकी डेफिनेशन क्या है, या एक तरीके से उसका डेटा क्या है, उस डेटा को डिफाइन करने के लिए dd टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फुल पैराग्राफ। कि dd के अंदर क्या किया जाता है? सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरा पैराग्राफ रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा डेटा इज कंटेंट। HTML मेटा डेटा के किस भाग में निहित होता है? HTML के किस भाग में मेटा डेटा निहित होता है? तो एक जो HTML वेब पेज होता है, उस वेब पेज के दो भाग होते हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? हेड कहते हैं। पहला भाग हेड है, और जबकि दूसरा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बॉडी। तो जो मुख्य डेटा होता है या मैन डेटा होता है, वह मैन डेटा बॉडी में रहता है, जबकि मेटा डेटा कहाँ रहता है? तो मेटा डेटा जो होता है वह हेड पार्ट में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन HTML ऑडियो और वीडियो which attribute set or return whether it should start playing as soon as it is loaded। कौन सी विशेषता यह सेट या रिटर्न करती है कि इसे लोड होते ही चलाना स्टार्ट हो जाएगा? कि एक वेब पेज के अंदर कोई भी ऑडियो या वीडियो इंक्लूड किया गया है, तो जब भी वेब पेज डाउनलोड होगा, तो वेब पेज डाउनलोड होने पर यह जो ऑडियो होगा या वीडियो होगा वो ऑटोमेटिकली तरीके से प्ले कर दिया जाएगा। तो प्ले करने के लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो है ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? जैसे कि अगर एक फॉर्म ही डिजाइन किया जा रहा है और उस फॉर्म में हम देते हैं सेलेक्ट योर सिटी नेम। सिटी नेम को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, कि यूजर जब भी इस लिस्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर इसे सिटी नेम की लिस्ट मिलेगी। तो इस सिटी नेम की लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट टैग लगाते हैं। सेलेक्ट टैग लगाने के बाद फिर अब हम यहाँ पे सेलेक्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन डिक्लेयर करने के लिए ऑप्शन टैग यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे, जैसे कि ऑप्शन क्लोज करना है, और अगला ऑप्शन देने के लिए फिर अगला ऑप्शन टैग लगाएंगे, और अगले ऑप्शन में जैसे कि LMP दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद ऑप्शन टैग को क्लोज किया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन देते हैं कि एक ऑप्शन बनाते हैं जिसके अंदर LKO लखनऊ दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद ऑप्शन टैग को क्लोज किया जा रहा है, और लास्ट में जब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर सेलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो रही है, इस ट्रायंगल पे जब क्लिक किया जाएगा तो लिस्ट में ये तीनों नाम दिखेंगे। तो इस सेलेक्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो विकल्प
है उन विकल्प को किस टैग में रखा जा रहा है, तो वो ऑप्शन टैग में रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट विल मेक अ चेक बॉक्स सेलेक्टेड टिक्ड डिफॉल्ट। कौन सी विशेषता होती है या कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो चेक बॉक्स को डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट कर देता है या चयनित कर देता है। तो चेक बॉक्स होता क्या है, जैसे कि कोई भी फॉर्म अगर हम देखते हैं तो उसमें इस तरीके से बॉक्स दिया गया है तो इसे बोलते हैं चेक बॉक्स। वही दूसरा एलिमेंट यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से बटन होती है जिसे क्या बोला जाता है, रेडियो बटन। तो इसे रेडियो बटन कहते हैं। और अगर हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये चेक मार्क हो जाता है और चेक मार्क होने का मतलब ये वैल्यू एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फॉर्म जब भी ओपन हो तो ये ऑटोमेटिक चेक्ड होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ई एल एट्रीब्यूट टू डिस्क्राइब अ फेविकॉन। फेविकॉन का वर्णन करने के लिए आर ई एल विशेषता का मूल्य क्या है। यह एक फेविकॉन का को वर्णित करने के लिए हम आर ई एल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या सेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू सेट की जाती है आइकॉन। अगला आता है एट्रीब्यूट इज यूज्ड यूआरएल इन आईएमजी टैग। टैग में यूआरएल के लिए विशेषता का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक जो आईएमजी टैग होता है, इस आईएमजी टैग के साथ में किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो आईएमजी टैग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वेब पेज के अंदर इमेज देने के लिए, इमेज लगाने के लिए हम आईएमजी टैग यूज करते हैं। और आईएमजी जो टैग लगाया जाएगा और इसके माध्यम से एक वेब पेज में जो इमेज दी जानी है, वह इमेज आपके सिस्टम में कहाँ पर रखी हुई है या स्टोर की गई है, उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर एसआरसी एट्रीब्यूट लगाते हैं। और एसआरसी एट्रीब्यूट लगाने के बाद डबल कोटेशन के अंदर वह यूआरएल स्पेसिफाई कर देते हैं जहां पर इमेज को होस्ट किया गया है। तो ऐसे में इमेज टैग के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, एसआरसी यूज हो रहा है। जबकि एचआरईएफ किसके लिए यूज होता है या किसके साथ में यूज होता है, तो यह एंकर टैग के साथ में यूज होता है। और एंकर टैग कौन सा होता है, तो एंकर टैग ए टैग होता है। और इस एंकर टैग का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। अगर हम किसी भी इमेज या टेक्स्ट पर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एंकर टैग ए का यूज करते हैं। और इसका एट्रीब्यूट जो होगा वो एचआरईएफ होगा। अगला क्वेश्चन है एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले एन अल्टरनेट मैसेज। वह कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो अल्टरनेट मैसेज या संदेश प्रदर्शित कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर एक हाइपरलिंक दी गई है या एक इमेज दी गई है और वह इमेज जो यहाँ पर लिंक की गई हो वो इमेज अगर नहीं अवेलेबल होती है तो ना अवेलेबल होने पर एक अल्टरनेट मैसेज दिखाया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जबकि एसआरसी एट्रीब्यूट का किस लिए किया जाता है, तो इमेज का यूआरएल देने के लिए एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अलाइन किसके लिए करते हैं, तो यह अलाइसमेंट के लिए। अगर हम अलाइसमेंट सेट करना चाहते हैं तो अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है HTML allow us to use level of headings। हमें शीर्षकों के स्तर का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो HTML में जो हेडिंग है, हेडिंग के कितने लेवल दे सकते हैं, तो हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो H1 मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन इसके जो लेवल होते हैं वो 6 लेवल होते हैं। और उस 6 लेवल में जैसे जिसके टैग हैं H1 है, H2 है, H3 है, इस तरीके से ये टैग होते हैं। अंतिम टैग जो होता है वो H6 होता है, जिसमें से जो H1 होता है जो यह सबसे डार्क हेडिंग है, जबकि H6 जो होती है ये एक तरीके से सबसे लाइट हेडिंग है। यानी कि यह रेगुलर टेक्स्ट की तरह ही डिस्प्ले होती है। यहाँ पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो रेगुलर की तरह ही डिस्प्ले होता है।
तो इस तरीके से हेडिंग के टोटल 6 एलिमेंट मिलते हैं। अगला HTML allow us to create 3 different kind। HTML में हमें 3 अलग अलग प्रकार से बनाने की अनुमति देता है। तो HTML में हम 3 प्रकार से क्या क्रिएट करते हैं, तो 3 प्रकार की हमें यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर पाते हैं। कौन कौन सी 3 लिस्ट होती हैं, तो जैसे कि एक होती है जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, इसी के साथ साथ में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। जबकि जो तीसरी लिस्ट होती है जिसे हम डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की जा सकती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग है, तो वो OL टैग है। अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा टैग होता है, तो वो UL टैग का यूज किया जाता है। जबकि डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट देने के लिए DL टैग का यूज करते हैं। और DL टैग के अंदर 2 टैग यूज किए जाते हैं, एक D होता है डेफिनेशन टाइटल के लिए और दूसरा DD होता है डेफिनेशन डेटा देने के लिए। तो 3 प्रकार से हम यहाँ पर लिस्टें क्रिएट कर पा रहे हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऐड आइडियो कंट्रोल लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्ले, पॉज और वॉल्यूम जैसे आइडियो नियंत्रण जोड़ती है, कि एक आइडियो को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आइडियो को प्ले करना, आइडियो को पॉज करना, आइडियो का वॉल्यूम सेट करना या चेंज करना, यह विशेषता कौन सा एट्रीब्यूट देता है, तो वह होता है कंट्रोल एट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू डिफाइन मल्टीपल मीडिया रिसोर्स फॉर मीडिया एलिमेंट ऑडियो एंड वीडियो। मीडिया तत्वों, ऑडियो और वीडियो के लिए एक से अधिक मीडिया संसाधनों को परिभाषित करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वह सोर्स टैग का यूज किया जाता है। यानी कि चाहे तो हम ऑडियो डिफाइन करें एक वेब पेज में और चाहे तो हम वीडियो इंक्लूड करें, दोनों के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स टैग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कीवर्ड ऑफ फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। इनमें से कौन सा फॉर्म विधि की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म विधि विशेषता का कीवर्ड नहीं है, तो कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमें गेट मिल जाता है, पोस्ट मिल जाता है, लेकिन आउट नहीं होता है, तो जो सही ऑप्शन है वो सी है। एक जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म को सर्वर पर प्रोसेस कराने के लिए 2 मेथड हैं, एक गेट मेथड है और दूसरा पोस्ट मेथड है। जो पोस्ट मेथड होता है ये एक इनक्रिप्टेड मेथड होता है, यानी कि इसका प्रयोग मुख्यतः वहां पर किया जाता है आवश्यक रूप से जहां पर किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या किसी आवश्यक जानकारी को सर्वर पर प्रोसेस कराना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज इनवैलिड एट्रीब्यूट ऑफ टैग। निम्नलिखित में से टैग के अकॉर्डिंग कौन सा एक इनवैलिड एट्रीब्यूट है, तो इनवैलिड यहाँ पर एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है। बीजी कलर एक इसके लिए होता है, तो ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए या बैकग्राउंड को चेंज करता है। ठीक उसी तरीके से टेक्स्ट कलर क्या होता है, तो यह बॉडी के अंदर यह बॉडी का टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए या टेक्स्ट कलर को चेंज करता है। जबकि बैकग्राउंड जो होता है यह भी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर है ये कलर बॉडी टैग पर ऑपरेट होने वाला नहीं है, यह एक प्रकार से CSS की प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ टैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड एट्रीब्यूट है, तो वैलिड एट्रीब्यूट जैसा कि स्ट्रॉन्ग कोई भी किसी भी प्रकार का एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टैग होता है। अगर हम इसे इस तरीके से टैग सिंबल के अंदर लिखा जाता है तो ये टैग हो जाता है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फॉन्ट जो होता है, तो फॉन्ट के नाम से भी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। इमेज भी एक टैग
के नाम से भी कोई टैग या एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन कलर क्या है, तो यह एक एट्रीब्यूट है। अगला क्वेश्चन है, बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज इन विच टैग। विशेषता का उपयोग किस टैग में किया जाता है, यानी कि बीजी कलर, यहाँ पे वर्ड आएगा बीजी कलर। विशेषता का उपयोग किस टैग में किया जाता है, टेबल में या टीडी में या टीआर में या ऑल ऑफ अबव में, इन सभी में। तो जैसा कि जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम चाहें तो पूर्ण संपूर्ण टेबल का चेंज कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर सेल का चेंज कर सकते हैं, चाहे तो किसी पर्टिकुलर रो का चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर या बीजी कलर हम सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल। टेबल के बॉर्डर कलर को बदलने के लिए किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए हम बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टीडी। जो टीडी के अंदर डेटा दिया जाता है, उस डेटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वह कौन सा होता है। जैसे कि जब भी हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, एक टेबल ही बनाते हैं, तो इस टेबल के अंदर अगर जैसे कि यहाँ पर 3 रो दिए गए हैं, 2 या 3 कॉलम दिए गए हैं, और इसके अंदर टीडी के माध्यम से जब डेटा इंटर कराया जा रहा है, तो यह डेटा किस पोजीशन पर वर्टिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग रहता है, गटर यानी कि या टॉप में रहता है या लेफ्ट में रहता है या सेंटर में रहता है। तो ऐसे में वर्टिकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग या सेंटर में रहता है, ये बीच में दिखता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पूछ लिया जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कहाँ पर रहता है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के हिसाब से ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा टीडी का डेटा। लेकिन पूछा गया है वर्टिकल अलाइनमेंट। अगला, द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर टीएच। टीएच टैग का डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो टीएच का जो डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, यह भी कैसा रहता है, सेंटर ही रहता है, क्योंकि ये वर्टिकल अलाइनमेंट पूछा जा रहा है। लेकिन जब हम टीएच देखते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है, बट टीएच में डाला गया जो डेटा होता है, वो जैसे कि अगर यहाँ पर एक टेबल ली जा रही है, तो इस टेबल में पहला जो सेल है उसमें हम टीएच के माध्यम से वैल्यू पुट करा रहे हैं, जैसे कि एक करेक्टर डाल रहे हैं ए, तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी टीएच के माध्यम से ही सेल में वैल्यू पुट करा रहे हैं, जो बी है, तो यह भी सेंटर रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पर टीडी के माध्यम से वैल्यू पुट करा रहे हैं सी, तो ये सी जो होगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। दो सेलों के बीच स्थान निर्धारित करने के लिए किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दो सेलों के बीच में अगर हम स्पेस देना चाहते हैं, तो क्या यूज कराएंगे, तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो सेल स्पेसिंग क्या होती है, तो यह दो सेलों के बीच की दूरी होती है या दो सेलों के बीच का स्पेस है, बीच का स्पेस है। जबकि सेल पैडिंग क्या होती है, तो जो सेल पैडिंग होती है वो सेल बॉर्डर और सेल डेटा के बीच का, सेल के अंदर इनपुट किया जाने वाला डाटा, उसके बीच का या उसके मध्य का स्पेस होता है, बीच का स्पेस है, जिससे क्या कहते हैं, सेल पैडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट आईडी यूज इन टीडी और टीएस टू मर्ज टू और मोर सेल वर्टिकली। दो या दो से अधिक सेलों को लंबवत रूप से मर्ज करने के लिए टीडी या टीएच में किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि अगर हमें वर्टिकली मर्ज करना है, तो यहाँ पे
वर्टिकली मर्ज करना है, तो वर्टिकली मर्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो एक रो दी गई होगी और दो रो दूसरी रो दी गई है। इन दोनों को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट करके मर्ज किया जाएगा और फाइनल में क्या होना चाहिए कि यह एक सेल में बदल जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे रो स्पैन एट्रीब्यूट। ए ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन वही अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है हॉरिजॉन्टली कि हम दो या दो से अधिक हॉरिजॉन्टली सेलों को मर्ज करना चाहते हैं, और हॉरिजॉन्टली सेल में क्या आ जाएगा कि एक सेल है और दूसरी सेल है, इन दोनों सेलों को हमें कन्वर्ट करके क्या करना है, एक सिंगल सेल में बदलना है। तो ऐसे में ये कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली, और वो क्या लगाया जाएगा, तो कॉलम कॉल स्पैन लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ कैप्शन इन अ टेबल। टेबल का कैप्शन डिफाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का यूज किया जाता है, तो कैप्शन टैग का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द टैग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट आइटम एंड आल्सो इंक्लूड अ हाइपरलिंक। नई सूची आइटम बनाने और हाइपरलिंक भी शामिल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग है। तो वो कौन सा टैग होता है जो सूची का नया आइटम बनाता है। तो जो सूची होती है, सूची या लिस्ट का मतलब चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, उस ओएल के अंदर, जैसे कि अगर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी बनाना है तो ओएल टैग लगाते हैं, बट ओएल के सारे आइटम कहाँ रखे जाते हैं, एलआई टैग के अंदर रखे जाते हैं। अगर चार आइटम बनाने हैं तो चारों को एलआई टैग के अंदर इनक्लोज्ड किया जाता है या एलआई टैग के अंदर रखा जाता है। तो ऐसे में आइटम कहाँ रखे जाएंगे, एलआई टैग में। डीएल किसके लिए होता है, तो यह डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए होता है। जबकि यूएल टैग किसके लिए होता है, तो यह अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता है। जबकि डीडी किसके लिए होता है, तो डेफिनेशन लिस्ट का ही क्या यूज किया जाता है, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन डाटा इसमें दिया जाता है डीएल टैग डीडी टैग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, a much better approach to establish the base URL is to use base URL स्थापित करने के लिए बेहतर तरीका उपयोग करना है। तो अगर हम बेस यूआरएल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो बेस यूआरएल को एस्टेब्लिश करने का जो अप्रोच रहता है कि हम क्या करेंगे, बेस एलिमेंट का यूज करते हैं। और बेस एलिमेंट या बेस टैग कहाँ रखा जाता है, तो यह इस प्रकार से बेस टैग हेड एलिमेंट के अंदर रखा जाता है या हेड पार्ट के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, dt tag is designed to fit a single line of our web page। dt tag का प्रयोग सिंगल लाइन में टेक्स्ट को फिट करने के लिए किया जाता है, जबकि dd tag का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, तो dd tag का प्रयोग किया जाता है फुल पैराग्राफ एक्सेप्ट कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग। इनमें से कौन सा एक कंटेनर टैग है। सेलेक्ट एक इन कंटेनर टैग है, बॉडी एक कंटेनर टैग है, लेकिन इनपुट कंटेनर टैग नहीं है, क्योंकि इनपुट टैग के अंदर किसी अन्य टैग को नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू मार्क अ बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। कौन सा टैग है जो पैराग्राफ की शुरुआत को दर्शाता है, तो वह पी टैग होगा जो पैराग्राफ की शुरुआत को दर्शाता है। जबकि बी आर टैग किसके लिए होता है, तो यह लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। और कई बार अगर पूछ लिया जाता है न्यू लाइन, ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग है, तो ब्लैंक लाइन को भी यही क्रिएट कर रहा है। टेबल टीआर का यूज किस लिए किया जाता है, तो एक टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए टीआर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टेक्स्ट इनसाइड इन द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक। टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर टेक्स्ट किस तरह से इस तरह से काम करता है, तो ये किस तरीके से काम करता है जो टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर डाला जाता है, तो वह काम करता है
पी टैग की तरह या टी फॉर्मेटेड टैग की तरह या प्री फॉर्मेटेड टैग की तरह। तो यहाँ पे जो असही ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। टेक्स्ट एरिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जैसे कि मोस्टली इसका एड्रेस बॉक्स, एक फॉर्म के अंदर एड्रेस फील्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग का, क्योंकि ये क्या अलाउ करता है, तो यह मल्टीपल लाइन की एंट्री, मल्टीपल लाइन एंट्री अलाउ करा देता है या अलाउ कराता है, अलाउ करता है। अगला क्वेश्चन है, मेटा टैग अपेयर इन, मेटा टैग कहाँ रखा जाता है? हेड में होता है, फॉर्म में होता है, बॉडी में होता है। तो मेटा टैग का यूज किस लिए किया जाता है? तो मेटा डेटा डिफाइन करने के लिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं और इसे हेड टैग में रखा जाता है। अगला, द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट डॉक्यूमेंट एंड hrefd url इज, वह कौन सी विशेषता है जो वर्तमान डॉक्यूमेंट और hrefd यानी कि लिंक्ड के बीच संबंध को परिभाषित करता है? तो वह होता है REL। REL एट्रीब्यूट जो है ये किससे लिया गया है? ये रिलेशनशिप से लिया गया है, जो ये बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट लिंक किया गया है वो किससे रिलेट है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म डेटा कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देन विच मेथड शुड बी यूज्ड। जब हमारे प्रपत्र या फॉर्म डेटा में संवेदनशील जानकारी होती है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किस विधि के का प्रयोग करते हुए सबमिट किया जाता है या सबमिट किया जाना चाहिए? तो सेंसिटिव जानकारी को हमें पोस्ट मेथड से सर्वर पर सबमिट करना चाहिए। और सर्वर पर सबमिट करने के मेथड कितने हैं? दो हैं, गेट है और पोस्ट है। बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर काम करता है वो किस मेथड पे काम करता है? तो वह गेट मेथड पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन अ सबमिट बटन टू क्रिएट, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक फॉर्म के अंदर सबमिट बटन क्रिएट की जाती है? तो सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टैग लगाते हैं, इसके बाद टाइप एट्रीब्यूट लगाते हैं और इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? सबमिट। और इस सबमिट बटन पर नेम देने के लिए क्या करते हैं? वैल्यू एट्रीब्यूट लगाते हैं और इसकी वैल्यू सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका कौन सा है? ए है। जबकि इनपुट टाइप टेक्स्ट जो होता है, अगर हम यहाँ पे सिंबल को लगा देते हैं तो ये क्या करेगा? टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता है या टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है। जबकि इनपुट टाइप बटन क्या करता है? यह एक बटन के रूप में बटन क्रिएट कर देता है, लेकिन वो बटन जो है वो किसी अन्य एक्शन को लागू कराने के लिए, जैसे कि नेक्स्ट बटन बनाना है या क्लिकेबल बटन, किसी अलर्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कराने के लिए बटन बनाना है, तो इसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप रीसेट क्या करता है? तो इनपुट टाइप रीसेट कर देने पर ये जो बटन बनेगी वो रीसेट बटन बनेगी। तो यहाँ से रीसेट बटन मिलेगी। यहाँ पे वैल्यू तो सबमिट दी गई है, लेकिन होगा क्या? यहाँ पे जो बटन है, इस बटन पे नाम दिख रहा होगा सबमिट, लेकिन जब इस पे क्लिक किया जाएगा तो ये वैल्यू को रीसेट करा देगा, ना कि सबमिट कराएगा। तो सबमिट बटन बनाने के लिए हमें इनपुट टाइप सबमिट ही लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ डिस्प्ले टेक्स्ट, प्रदर्शित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हमें बिग टैग का यूज करना पड़ेगा। बिग, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? टेक्स्ट के बिग टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर 37 का बी आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डिनोट द टेक्स्ट दैट द टेक्स्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म फ्रेगमेंट अ कंप्यूटर कोड, कौन सा तत्व दर्शाता है कि टेक्स्ट कंप्यूटर कोड का एक छोटा टुकड़ा है? तो कंप्यूटर कोड का जो छोटा टुकड़ा है यह दर्शाता है, वह होता है कोड टैग। कोड टैग जो होता है वो टेक्स्ट
कंप्यूटर कोड का एक छोटा टुकड़ा है, यह दर्शाता है। अगला, विच एलिमेंट डिफाइन एडिशनल डिटेल्स, कौन सा एलिमेंट होता है जिसका प्रयोग अतिरिक्त विवरण परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो अतिरिक्त विवरण या एडिशनल जानकारी वेब पेज में डिफाइन कराने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वह टैग होता है डिटेल्स टैग। तो 39 का जो आंसर सही होगा वह डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मीन्स, सेल पैडिंग बढ़ाने का मतलब क्या होता है। इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ योर साइट, अपनी साइट की सॉफ्टनेस को इंक्रीज करना, तो यह नहीं है। इंक्रीज द स्पेस बिटवीन सेल, सेलों के बीच का स्पेस बढ़ाना, तो सेलों के बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वो सेल स्पेसिंग लगाते हैं, इसके लिए सेल स्पेसिंग होता है, ना कि सेल पैडिंग है। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, तो सेल और कंटेंट या सेल बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का जो स्पेस, जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, सेल पैडिंग बढ़ाना कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विथ टीडी टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इससे पीछे क्वेश्चन था वर्टिकली सेल मर्ज किए जा रहे थे, तो उसी तरीके से दो सेल्स हैं जो हॉरिजॉन्टली रूप से हैं, उन्हें अगर मर्ज करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली टू सेल्स मर्ज करने के लिए कौन सा लगाएंगे, मर्ज इक्वल कॉल स्पेन टू लगाएंगे, या रो स्पेन इक्वल टू लगाएंगे, या मर्ज रो टू लगाएंगे, या कॉल स्पेन इक्वल टू लगाएंगे। तो हमें हॉरिजॉन्टली कराना है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो सेल 1 दी गई है और फिर सेल 2 दी गई है। तो यहाँ पर कॉलम ए है और कॉलम बी है, दो कॉलम दिए गए हैं, दोनों को हमें मर्ज करा करके फाइनल क्या करना है, एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कॉल स्पेन 2 लगाएंगे क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं मर्ज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी एडेड बाय यूजिंग dd, वो टीडी एंड टीडी क्लोजिंग टैग। अगर हम टीडी टैग का यूज करते हैं तो टीडी टैग जो होता है वो क्या ऐड करता है, या टीडी टैग के माध्यम से क्या क्रिएट होता है, तो टीडी टैग जो होता है वो सेल क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम एक टीआर टैग लगाते हैं तो ये टेबल रो बना देता है, लेकिन इस टीआर के अंदर आपने अगर दो टीडी लगा रखे हैं तो दो टीडी लगाने पर इसमें क्या कर दिए जाएंगे, दो सेल क्रिएट कर दिए जाएंगे। अगर तीन लगाएंगे तो तीन सेल इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द मैन कंटेनर फॉर टी आर टी डी एंड टी एच इज, टी आर टी डी और टी एच के लिए मुख्य कंटेनर कौन है, तो चाहे वो टी आर हो, टेबल रो हो, और चाहे वो टी एच हो, टी एच किसके लिए होता है, टेबल हेडिंग के लिए होता है, और चाहे वो टी डी हो जो टेबल डेटा के लिए होता है, यानी कि सेल क्रिएट करने के लिए। ये तीनों टैग किसके अंदर पाए जाते हैं, टेबल टैग के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि पहले सबसे हम टेबल टैग लगाते हैं जिसके बाद ही ये तीनों टैग काम करते हैं, और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, टेबल टैग ही क्लोज करते हैं जाके। तो ये किसका कंटेनर है, टेबल टैग का कंटेनर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंटाइटी कैन प्रोवाइड मल्टीपल स्पेस बिटवीन टेक्स्ट, कौन सी इकाई होती है जो टेक्स्ट के बीच कई रिक्त स्थान प्रदान कर सकती है। तो टेक्स्ट के बीच में अगर हम ब्लैंक स्पेस या रिक्त स्थान देना चाहते हैं तो ब्लैंक स्पेस या रिक्त स्थान देने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा एंड एन बी एस पी सेमीकोलन। तो यहाँ पर यह कोड है टेक्स्ट के बीच में ब्लैंक स्पेस देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट एचटीएमएल टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, पार्ट को इटैलिक बनाने के लिए सही एचटीएमएल टैग कौन सा होगा, तो इटैलिक के लिए आई टैग का यूज करते हैं। वही अगर बोल्ड के लिए पूछा जाता है तो बोल्ड के लिए कौन सा टैग होता है, बी टैग होता है, और बी टैग के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज किया जाता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं तो ये भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। वही अगर पूछा जाता है अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो यू टैग यूज किया जाता है।
और ये सभी कैसे टैग हैं? कंटेनर टैग होते हैं कि हम इन्हें ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। ठीक उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग भी ओपन भी करेंगे और इसे क्लोज भी करना होता है। ठीक उसी तरीके से बी टैग भी ओपन भी करते हैं और इसके साथ-साथ में क्लोज भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट वर्क सिमिलर टू बी एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट होता है जो बी एलिमेंट के समान कार्य करता है? तो बी एलिमेंट क्या काम करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम इसके अलावा कौन सा टैग करेगा? फैट या ब्लैक या ईएमपी या स्ट्रॉन्ग? तो जैसा कि इससे पीछे क्वेश्चन में अभी देखा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक एलिमेंट? इनमें से कौन सा एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक तत्व नहीं है? H1 नहीं है या P नहीं है या UL नहीं है या A नहीं है? तो यहाँ पर ब्लॉक कौन नहीं क्रिएट कर रहा है? तो इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह आपका जो एंकर टैग है। ए क्या होता है? यह कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। ये क्या करता है? यह एक एंकर टैग है, जिसे हम एंकर टैग कहते हैं। और ये एंकर टैग क्या करता है? तो यह हाइपरलिंक या क्रिएट करता है। हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपरलिंक बनाने के लिए यूज करते हैं। H1 किस लिए है? तो यह हेडिंग क्रिएट करता है या हेडिंग बनाने के लिए H1 यूज करते हैं। जबकि P क्या करता है? तो यह पैसेज बनाता है। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट वर्क एज अ साइड बार? कौन सा एलिमेंट होता है जो साइड बार के रूप में काम करता है? तो असाइड टैग होता है जो साइड बार के रूप में काम करता है। हेडर किसके लिए? तो यह हेडर क्रिएट करता है। तो हेडर क्रिएट करता है, जबकि फुटर क्या करेगा? एक वेब पेज के अंदर फुटर को क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज किया जाता है तो वह फुटर यूज करते हैं। जबकि नेव का यूज किस लिए किया जाता है? तो यह नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए हम नेव टैग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीमेंटिक एलिमेंट? इनमें से कौन सा शब्दार्थ तत्व नहीं है? शब्दार्थ तत्व नहीं होने का मतलब कौन सा सीमेंटिक नहीं है? तो जैसा कि फॉर्म या आर्टिकल या टेबल या स्पैन स्पैन। तो स्पेन जो है यह एक सीमेंटिक एलिमेंट नहीं है। और स्पेन क्या काम करता है? तो यह दो अलग अलग डेटा को जोड़ता है या एलिमेंट के डेटा को जोड़ने का काम करता है। जोड़ता जोड़ने का कार्य करता है। फॉर्म किसके लिए? फॉर्म क्रिएट करता है। टेबल किसके लिए? टेबल क्रिएट करता है। आर्टिकल किसके लिए है? तो किसी भी जानकारी को आर्टिकल के रूप में वेब पेज के अंदर डालता है। अगला विच टैग इज यूज टू डिस्क्राइब एंड लिस्ट आइटम? सूची आइटम का वर्णन करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? तो सूची के आइटम को वर्णित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम li टैग का यूज करते हैं। और सूची जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। डीएल जैसा कि किसके लिए है? तो यह इससे पीछे भी हम देख चुके हैं, डेफिनेशन लिस्ट के लिए है या डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर रहा है। जबकि ओएल टैग क्या कर रहा है? तो यह एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यूएल क्या कर रहा है? तो यह अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है HTML DL टैग डिफाइन द? DL टैग क्या परिभाषित करता है? तो DL टैग जो होता है वह डिस्क्रिप्शन लिस्ट परिभाषित करता है या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट करता है या ऑर्डर लिस्ट करता है या अनऑर्डर लिस्ट? तो यह डिस्क्रिप्शन लिस्ट परिभाषित करता है। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा है? ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल परिभाषित करता है। ऑर्डर लिस्ट को ओएल परिभाषित करता है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कोई भी लिस्ट नहीं है, यह डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एन इमेज लोकेटेड इन फोल्डर नेम इमेज विच इज इन द पेरेंट फोल्डर ऑफ द करंट पेज? निम्नलिखित में से कौन सा
इमेज नामक फ़ोल्डर में स्थित एक इमेज दिखाएगा, स्थित एक छवि, यानी कि जो इमेज के नाम का फ़ोल्डर है, उसी फ़ोल्डर में एक इमेज दिखाएगा जो करंट पृष्ठ के मूल फ़ोल्डर में निहित है। यानी कि जिस फ़ोल्डर में हमारा डॉक्यूमेंट है, उसी फ़ोल्डर के अंदर इमेज के नाम से यह फ़ाइल है। तो उसे हम अगर अपने वेब पेज में डिक्लेयर करना चाहते हैं या वेब पेज के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन-सा सही सिंटैक्स है? img src पिक डॉट img लगाएँगे, तो पिक डॉट img या फ़ाइल का एक वैलिड एक्सटेंशन नहीं है। फिर img src स्लैश पिक डॉट img लगाएँगे, तो यहाँ पर भी ये सही एक्सटेंशन नहीं है। दूसरा ये है कि हम यहाँ पर imgsrc लगाएँगे और imgsrc के बाद इमेज और फिर उसके बाद पिक और डॉट img लगाएँगे, फिर इमेज src img पिक इमेज, तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो 52 का जो ऑप्शन सही है, वह सी ऑप्शन सही है कि इमेज का फ़ोल्डर है। अब यहाँ पे img एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन जेपीईजी img कोई भी हो सकता है। ले लिया गया है क्योंकि सभी में हमें img टैग मिल रहा है, बट ये बताया गया है कि फ़ोल्डर कौन-सा है, इमेज का फ़ोल्डर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज फ़ोल्डर को भी स्पेसिफ़ाई कराना पड़ेगा और जो इमेज का नेम है वो पिक नेम है, उसका एक्सटेंशन img लिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफ़ाई हो रही हैं, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट अ लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, किसी ईमेल एड्रेस के लिए लिंक बनाने के लिए इनमें से कौन सा सही सिंटैक्स है? तो अगर हम किसी भी मेल के लिए लिंक बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से किसी वेबसाइट का हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं या किसी इमेज का हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं और जब हम उस वर्ड पे या टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम उसी वेबसाइट या इमेज पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक WCI वर्ड देते हैं और इस पे जब क्लिक करें तो इसकी जो एक ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस पर पहुंचे। तो इसके लिए कौन सा सही सिंटैक्स हो जाएगा? तो इसका जो सही सिंटैक्स हो जाएगा वह होगा मेल टू कॉलन WCI गोला @gmail.com। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, href के साथ में यूज करना पड़ेगा क्योंकि एंकर टैग लिंक कौन बनाता है, एंकर टैग, और एंकर टैग किस एट्रीब्यूट पर काम करता है या एंकर टैग का कौन सा एट्रीब्यूट होता है, तो href एट्रीब्यूट होता है और इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या किया जाता है, यूआरएल को होल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो टैब। नया विंडो टैब में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यू टैब में डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो इसके लिए जैसा कि एक लिंक को हम 5 टाइप से या 5 प्रकार से टारगेट करा सकते हैं और टारगेट कराने के लिए क्या करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सभी में टारगेट एट्रीब्यूट यूज किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि एक न्यू विंडो में ओपन कराना है तो इसके लिए हम टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक करते हैं। अगला लिंक इन द HTML कैन बी फॉलोइंग टाइप। HTML में लिंक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो HTML में विजिटेड लिंक भी हो सकता है, एक्टिवेटेड लिंक भी होता है, अनविजिटेड लिंक भी शो होता है। तो ऑल ऑफ अबव ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है टू स्टार्ट अ लिस्ट द काउंट ऑफ 3 वी यूज। अगर हम लिस्ट को 3 से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लिस्ट 1 से ना स्टार्ट होते हुए 3, 4, 5 इस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो जैसा कि लिस्ट ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग यूज करते हैं, इसके साथ में एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जिसे हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज कर किया जाता है और एक टाइप एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। टाइप जो होता है यह प्रकार डिफाइन करता है, तो यह प्रकार बताता है कि किस प्रकार की लिस्ट क्रिएट करनी है, जबकि स्टार्ट क्या करता है, यह स्टार्ट वैल्यू
कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यह स्टार्ट वैल्यू बताता है। इसके अंदर स्टार्ट वैल्यू को रखा जाता है। जैसे कि अगर हम OL स्टार्ट इक्वल 3 कर देते हैं, तो ऐसे में क्या करेगा, लिस्ट को एक से ना करते हुए 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यू चलाएगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर लिस्ट न्यूमेरल में ना चाहते हुए कैरेक्टर में चाहते हैं, तो इसके लिए कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम OL लगाएंगे। और इसके साथ साथ में अगर स्टार्ट किसी स्पेसिफिक पोजीशन से स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो स्टार्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट वैल्यू 2 कर देते हैं, और इसके बाद में हम टाइप लगा देते हैं, टाइप में कर देते हैं अपर अल्फा। तो ऐसे में ये क्या करेगा, जो लिस्ट को स्टार्ट कराएगा वो बी से स्टार्ट करेगा, और लिस्ट ये BCD इस तरीके से चलेगी। तो OL के साथ में हम दो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टार्ट और टाइप। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, What tag is used to list individual item of an order list? किसी ऑर्डर की गई सूची के अलग अलग आइटमों को सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो एक लिस्ट के अंदर जो दिए गए आइटम हैं उनको लिस्टेड करने के लिए या सूचीबद्ध करने के लिए हम li टैग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, alt attribute is more useful in the situation where user have alt attribute। सो alt एट्रीब्यूट है उस स्थिति में अधिक उपयोगी होता है जहां पर यूजर के पास होता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, नो इमेज सो ड्यू टू एनी रीजन, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, नो इमेज सो ड्यू टू एनी रीजन। यानी कि जो इमेज यहाँ पर दी गई है वो किसी कारणवश शो नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट क्या करेगा, ऐसी सिचुएशन में किसी अल्टरनेट इमेज को डिस्प्ले करा देता है जो हमने स्पेसिफाई किया होगा अल्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीयर टैग, इनमें से कौन सा युग्म टैग नहीं है, यानी कि पीयर टैग नहीं है। तो अगर हम युग्म टैग की बात करते हैं, तो जो IMG टैग होता है या युग्म टैग नहीं होता है। युग्म टैग का मतलब जिसे क्लोज करने की आवश्यकता होती है, तो UL ओपन करते हैं और फिर हम UL को क्लोज भी करते हैं। इसी तरीके से एंकर भी ओपन करते हैं, एंकर भी क्लोज करते हैं, LI भी ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। लेकिन IMG टैग क्लोज करना कंपलसरी नहीं है या नहीं क्लोज करते हैं इसे। अगला, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर राइटिंग डॉक टाइप इन HTML5? HTML5 में डॉक टाइप राइट करने के लिए या लिखने का सही सिंटैक्स क्या है? तो सही सिंटैक्स अगर हम देखते हैं, डॉक टाइप में क्या दिया जाता है, डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन या डॉक्यूमेंट का प्रकार यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। तो इसके लिए यह चारों ऑप्शन सही हैं। इन चारों में से हम किसी का भी यूज करते हुए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो HTML है, HTML किस प्रकार की भाषा है, तो यह है कैश केस इनसेंसिटिव। यह कैश इनसेंसिटिव है, और कैश इनसेंसिटिव होने का मतलब यह केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे तो आप अपर में लिखें और चाहे तो लोअर में लिखें। इन HTML tag that include both start and end tag are called। तो HTML में वो टैग जो स्टार्ट भी ओपन होते हैं और ओपन क्लोज भी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कंटेनर टैग। तो ऐसे टैगों को क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। जैसे कि अगर हम HTML में टैग देखते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग, और दूसरा जो होता है वो होता है कंटेनर टैग, कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग कौन सा है, तो ये दो हैं। एक होता है BR टैग जैसा कि, और दूसरा जो होता है वह होता है HR टैग। BR टैग का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये लाइन को ब्रेक करता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। जबकि HR टैग किस लिए किया जाता है यूज, तो यह हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल
लाइन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यह क्लोज करना अनिवार्य नहीं होते हैं, इन्हें केवल ओपन किया जाता है, क्लोज नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे टैग जो क्या है ओपन के साथ में ओपन, तो ऐसे टैग जिन्हें ओपन के साथ साथ में ओपन और क्लोज करना भी अनिवार्य होता है, क्लोज करना भी अनिवार्य है, उन्हें क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर डिफाइन इंटरनल लिंक इन अ पेज विच एट्रीब्यूट इज यूज। किसी पृष्ठ में आंतरिक लिंक परिभाषित करने के लिए किस विशेषता का उपयोग करते हैं। तो इंटरनल लिंक अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इंटरनल लिंक डिफाइन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा, तो एट्रीब्यूट href। अब वो लिंक जो है वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उ- क्योंकि उसे हम क्या करते हैं, लिंक जो डिफाइन करता है कौन सा टैग, एंकर टैग है। और एंकर टैग को क्या चाहिए होता है या ये किस एट्रीब्यूट पर काम करता है, href एट्रीब्यूट के साथ में काम करता है। तो यहाँ पर href एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। लेकिन वही अगर पूछ लिया जाता है कि एक ब्लैंक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो वो हैश सिंबल यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। लिंक किए गए दस्तावेज को कहाँ खोलना है कि यह निर्दिष्ट करने के लिए किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने जो डॉक्यूमेंट एंकर टैग के माध्यम से लिंक कर रखा है, उस डॉक्यूमेंट को कहाँ ओपन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। आप टारगेट में आप वैल्यू देते हैं, जैसे कि हम अगर हम अंडर स्कोर ब्लैंक लगा देते हैं तो ये ब्लैंक विंडो पे ओपन कराता है। टारगेट अगर टॉप लगाते हैं तो ये वेब पेज के यानी कि विंडो के टॉप पोजीशन पर ओपन कराता है। अगर सेल्फ लगाते हैं तो यह सेल्फ विंडो पे ओपन करता है, और जो बाय डिफॉल्ट होती है वो सेल्फ ही होती है, सेल्फ पर ही एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन, टारगेट एट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन है अ लिंक पेज यूजिंग एंकर टैग इज नॉर्मली डिस्प्लेड इन। एंकर टैग का उपयोग करने वाला एक लिंक पेज सामान्यतः प्रदर्शित होता है। तो जो सामान्यतः लिंक किया गया टैग के माध्यम से प्रयोग किया जाने वाला पेज होता है, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ टारगेट होता है या कहाँ डिस्प्ले होता है, तो यह डिस्प्ले होता है करंट विंडो में। यानी कि यहाँ पर ये जो टारगेट एट्रीब्यूट इससे पीछे हम यूज कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, उस टारगेट की वैल्यू की ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या एग्जीक्यूट करता है, सेल्फ ही एग्जीक्यूट करता है। तो इससे क्या होता है कि करंट विंडो जिस विंडो में वेब पेज ओपन है उसी विंडो में ही हाइपरलिंक ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हम न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो न्यू विंडो में ओपन करने के लिए टारगेट की वैल्यू को किस पे सेट करना होगा, अंडरस्कोर ब्लैंक पर सेट करना होगा। वही अगला क्वेश्चन है द टैग यूज टू क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया क्रिएट करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट किसे कहा जाता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिस पर हाइपर लिंक दी जानी है। तो जिस टेक्स्ट पर हाइपर लिंक दी जाने वाले टेक्स्ट को ही क्या कहा जाता है, तो जिस टेक्स्ट पर हाइपरलिंक दी गई है उसे ही हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने एक वेब पेज के अंदर इमेज डाल रखा है और उस इमेज पर क्या कर रखा है, हाइपरलिंक दे रखी है। तो जब किसी मीडिया और वो मीडिया के रूप में, जैसे कि हम इमेज ले लेते हैं, इमेज पर अन्य
वेब पेज या मीडिया की लिंक दी जाती है, मीडिया को लिंक किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, हाइपर मीडिया कहते हैं, उसे हाइपर मीडिया कहते हैं। तो ऐसे में हाइपर टेक्स्ट हो या हाइपर मीडिया लिंक हो, दोनों के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, एंकर टैग यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले देन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। तो यदि इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, तो ऐसे में विशेष छवि के लिए एक वैकल्पिक पाथ निर्दिष्ट करता है। तो उसके लिए कौन एट्रीब्यूट है, अल्ट है, यानी कि अल्टरनेट वैल्यू हमें डिस्प्ले कराता है। अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द डायमेंशन ऑफ द इमेज। इमेज का डायमेंशन सेट करने के लिए, छवि के आयाम निर्धारित करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए साइज का यूज करते हैं, या विड्थ एंड हाइट यूज करते हैं, या लेंथ एंड ब्रेड्थ, या डायमेंशन। तो साइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइट एंड विड्थ। जैसे कि एक इमेज है, तो इस इमेज का हमें क्या करना है कि इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पे हम हाइट स्पेसिफाई करते हैं, और इसकी विड्थ कितनी देनी है वो हम विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करने के दो यूनिट हैं, तो चाहे तो हम पिक्सल में यूज कर सकते हैं, और चाहे तो हम परसेंटेज में यूज कर सकते हैं। परसेंटेज में दे सकते हैं। पिक्सल के लिए यूज करने के लिए हम पी एक्स लगाते हैं, और परसेंटेज के लिए हम परसेंट का सिंबल लगाते हैं। और जो पी एक्स वैल्यू होती है, यानी कि जब हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो जो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, तो डिफॉल्ट में जो एग्जीक्यूट होता है वो पिक्सल ही एग्जीक्यूट होता है। तो पिक्सल जो है यह डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट विल टैग क्रिएट। टैग किस प्रकार की सूची बनाएंगे। तो टैग नंबर्ड लिस्ट बनाते हैं, या बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं, या एनी ऑफ टू, दोनों में से कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एनी ऑफ द टू, आप चाहे तो नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं, चाहे तो बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं। अगला, टू स्टार्ट अ लिस्ट यूजिंग फील्ड सर्किल वी यूज। अगर हम किसी सूची को प्रारंभ करने के लिए हम भरे हुए वृत्त यानी कि फील्ड सर्किल का यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा सही सिंटैक्स है, यूएल टाइप डिस्क है, या यूएल टाइप राउंड है, या यूएल टाइप डिस्क है, या यूएल टाइप स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। यानी कि यूएल टाइप डिस्क, जहाँ पे भरे हुए सर्किल का मतलब जो सर्किल बना हुआ है वो इस तरीके से क्या होगा, फिल्ड होगा। तो यह सही आंसर है। वही अगर हम यहाँ पे यूएल टाइप अगर लगा देते हैं, यूएल टाइप, और इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, तो सर्कल करने पर ये क्या करेगा, इस तरीके से ब्लैंक सर्कल बनाएगा। वही ये जो लास्ट में लगा हुआ है यूएल टैब स्क्वायर, तो ये क्या करता है, ये स्क्वायर क्रिएट करता है, ये हमें इस प्रकार से क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज। इमेज डालने के लिए किस एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है। तो इमेज डालने के लिए जो टैग यूज किया जाता है, IMG URL लगाते हैं। तो टैग तो IMG ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें एट्रीब्यूट भी देखना है कि करेक्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यूआरएल एट्रीब्यूट, तो यूआरएल एट्रीब्यूट गलत है, नहीं यूज किया जाता है। अल्ट भी नहीं, अल्ट किसके लिए होता है, अल्टरनेट मैसेज या किसी अल्टरनेट इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। लेकिन हम इमेज को वेब पेज में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ऐसे ही एट्रीब्यूट है वो कौन सा आता है, SRC एट्रीब्यूट है। तो इमेज डालने के लिए हम IMG SRC का यूज करते हैं, और डबल कोटेशन के अंदर हम फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML इज सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है, SGMT का है, SGML का है, SGME का है, या XHTML। तो वो SGML का
सबसेट है जिसका फुल नेम क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नेम है। अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में टैग बंद होने पर दर्शाने के लिए, टैग को क्लोज करने के लिए किस वर्ण का प्रयोग करते हैं या किस कैरेक्टर का यूज करते हैं? तो टैग को किसके द्वारा क्लोज किया जाता है? बैक स्लैश के द्वारा, वो फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा क्लोज किया जाता है। जैसे कि हम पी टैग लगाते हैं और इसे क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? फॉरवर्ड स्लैश पी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है which of the following is not difference between HTML and XTML। निम्नलिखित में से कौन सा HTML और XHTML के बीच अंतर नहीं है? तो यहाँ पे अंतर नहीं है पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला है कैर सेट इन बोथ HTML and XHTML is text slash HTML, कि चाहे वो HTML और XHTML दोनों का जो कैर सेट है वो टेक्स्ट स्लैश HTML ही है। दूसरा अंतर है टैग एंड एट्रीब्यूट आर केस इनसेंसिटिव इन HTML बट नॉट इन HTML। तो जो टैग एट्रीब्यूट हैं ये दोनों HTML में हो या HTML में केस इंसेंसिटिव है। केस इंसेंसिटिव होने का मतलब चाहे अपर केस में टाइप करते हैं टैग को या एट्रीब्यूट को, चाहे आप लोअर केस में करते हैं, लेकिन एक्स यहाँ पे एक्स HTML होगा, लेकिन एक्स HTML में ऐसा नहीं होता है। अगर अगला जो ऑप्शन दिया गया है स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी scaped using charset entirety in XHTML unlike HTML। डी ऑप्शन है charset in HTML। HTML का charset text HTML होता है, where are as in XHTML, XHTML का जो होता है वह XHTML होता है, जो आगे का यहाँ पे लिखा नहीं है या टाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत हैं। जो यहाँ पर जो अंतर नहीं है वो अंतर नहीं है पूछा जा रहा है, तो अंतर यह नहीं है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का यूज करते हैं? तो जैसे कि हेडिंग के अगर हम देखते हैं तो हेडिंग के लेवल जो होते हैं टोटल 6 लेवल हैं, और 6 लेवल जो हैं जिनमें से सबसे बड़ा लेवल कौन है? H1 है, जहाँ पर हम H1 को क्लोज करते हैं। इसके बाद जैसे कि एक हमें H2 भी मिलता है और इसी के साथ साथ में हमें यहाँ पर S3 भी मिलता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो टोटल हमें हेडिंग के जो लेवल मिलते हैं वो H6 तक लेवल मिलते हैं। तो H6 तक टैग यूज होता है। तो इसमें से कौन पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी हेडिंग, तो सबसे लार्ज या सबसे डार्क जो हेडिंग बनाता है वो कौन? H1 लगाता है। और H6 सबसे क्या हो जाता है? तो यह हो जाएगा सबसे स्मॉल या सबसे लाइट, लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट। तो यहाँ पे H1 सबसे बड़ी हेडिंग बना रहा है। बी ऑप्शन 74 का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटाडेटा इज कंटेंट। HTML के किस भाग में मेटाडेटा होता है? तो HTML का वह भाग जिसमें मेटाडेटा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेड। क्योंकि एक वेब पेज जो होता है, वेब पेज के दो भाग हैं, एक हेड होता है और जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन? बॉडी होता है, जिसके अंदर क्या होता है? मैन डाटा होता है, और जो हेड पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है? तो वह मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा। अगला क्वेश्चन है which element is used to get highlighted text in a HTML5। HTML5 में highlighted text प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो highlighted text अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो highlighted text को
फाइंड करने के लिए HTML5 का कौन सा एलिमेंट है, तो वह मार्क एलिमेंट है। मार्क एलिमेंट क्या कर देता है, हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को यहाँ पर शो कराता है या टेक्स्ट को हाईलाइट कराता है, और यह HTML5 का ही एलिमेंट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू अ HTML टैग, निम्नलिखित में से कौन सा HTML5 का टैग नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे होगा नॉट अ HTML टैग। इनमें से कौन HTML5 का टैग नहीं है, ट्रैक नहीं है, या वीडियो नहीं है, सोर्स नहीं है, स्लाइडर नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये स्लाइडर नहीं है। ट्रैक क्या करता है, आइडियो ट्रैक डिक्लेयर करने के लिए। वीडियो क्या है, वीडियो टैग वीडियो देने के लिए है। जबकि सोर्स किसके लिए होता है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों को वेब पेज के अंदर देने के लिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद द HTML टेबल लेआउट, निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट HTML टेबल लेआउट से जुड़ा तत्व नहीं है। HTML टेबल के लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं काम करेगा, तो जैसे कि एक हमें अलाइनमेंट मिलता है, एक कलर मिलता है, साइज है, स्पैनिंग है। तो अलाइनमेंट क्या करेगा, तो ये टेक्स्ट को अलाइन कराता है, यह टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, ये टेबल को अलाइन कराता है। जो अलाइनमेंट होगा तो हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसे अलाइन कराते हैं कि कहाँ अलाइन टेबल को रखना है, सेंटर में या लेफ्ट में या राइट में। साइज क्या करता है, तो यह टेबल का साइज होता है, यानी कि टेबल का साइज हम स्पेसिफाई करते हैं। स्पैनिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, टेबल में रो और कॉलम को जोड़ते हैं या स्पैन करते हैं या मर्ज करते हैं। लेकिन कलर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है जो टेबल से। ये किससे रिलेटेड है, तो यह जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है ये फॉन्ट से रिलेटेड है, कि हम फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, ना कि ये जो कलर टेबल पर लागू होता है। तो जैसा कि यहाँ पे ये अंतर सिर्फ यही है कि अलाइनमेंट लगाएंगे तो टेबल अलाइन होगी, साइज लगाएंगे तो टेबल का साइज बढ़ेगा, स्पैनिंग लगाएंगे तो टेबल के अंदर, जैसे कि रो को स्पैन कर रहे हैं, कॉल को स्पैन कर रहे हैं, बट उस टेबल के अंदर जो टाइप किया गया टेक्स्ट है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम कलर एट्रीब्यूट अगर वहां पे लगाते हैं, तो कलर एट्रीब्यूट क्या कराएगा, जो टेक्स्ट है उसमें बदलाव करेगा, ना कि टेबल में बदलाव करेगा या टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करेगा, इसलिए यह टेबल से जुड़ा हुआ एलिमेंट नहीं है। अगला, हु इज द फादर ऑफ HTML, HTML की फाउंडर या फादर कौन है, तो वो है टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट, HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो HTML पेज को रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वेब ब्राउजर यूज करते हैं। जैसे कि हम एक वेब पेज को या HTML कोड को क्या करते हैं, नोटपैड पे, और हम सबसे पहले क्या नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पर टाइप करते हैं। नोटपैड पे टाइप करने के बाद फिर उसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ओपन करते हैं, और ओपन कहाँ करते हैं, तो ओपन करते हैं वेब ब्राउजर की विंडो पर या वेब ब्राउजर पर ओपन करते हैं। तो ये वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, जो हमने नोटपैड पर ये कोड लिख रखा है वो कोड पढ़ता है और हमें आउटपुट देता है। अगला, विच HTML एलिमेंट यूज्ड फॉर शॉर्ट कोड, तो लघु उद्धरण या शॉर्ट कोट्स देने के लिए किस HTML एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो शॉर्ट कोट्स डिफाइन करने के लिए देने के लिए क्यू एलिमेंट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर एब्रीविएशन या एक्रोनैम, संक्षिप्तीकरण या परिवर्णी शब्द के लिए किस, यानी कि एब्रीविएशन के लिए या संक्षिप्तीकरण के लिए किस HTML तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो वो उसके लिए होता है ABBR। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड अ रो इन अ टेबल, निम्नलिखित में से किस HTML टैग का उपयोग टेबल में पंक्ति जोड़ने के लिए, यानी कि रो जोड़ना है हमें, रो क्रिएट करने के लिए कौन यूज किया जाएगा, TR यूज किया जाएगा। TH किसके लिए होता है, तो यह टेबल हेडिंग के लिए होता है, टेबल हेडिंग।
टेबल की हेडिंग डिफाइन करते हैं, और हेडिंग का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है सेंटर, यह सेंटर पर अलाइन होती है। जबकि टीडी किसके लिए होता है, यह टीडी सेल क्रिएट करता है, और सेल का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, या टीडी के द्वारा क्रिएट की गई जो सेल होती है उसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वह होता है लेफ्ट। टीटी कोई भी वैलिड टैग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एड्रेस एलिमेंट इन HTML5। जो एड्रेस एलिमेंट होता है उसका प्रयोग HTML5 में क्या है, HTML5 में एड्रेस तत्व का क्या कार्य होता है, तो यहाँ पे क्या कार्य होता है, तो कंटेंट ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस दिया जाता है, नहीं कंटेंट होम एड्रेस, नहीं, या यूआरएल दिया जाता है, तो यह भी नहीं। कंटेंट कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ अथर, कि अथर की जो कांटेक्ट डिटेल्स होती है वो कहाँ दी जाती है, एड्रेस एलिमेंट में दी जाती है। अगला, टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट यूज, डिलीट किए गए टेक्स्ट को दिखाने के लिए किस HTML एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, तो डिलीट किए गए टेक्स्ट को अगर हम शो कराना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिमेंट यूज करते हैं वह होता है del एलिमेंट, और यह HTML5 का ही एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूज ऑफ HR टैग इन HTML। HR टैग क्या करता है, तो HR किस प्रकार का टैग है, एम्प्टी है या कंटेनर टैग है, तो यह एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग है। और जो एम्प्टी टैग किसे कहते हैं, तो ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करना, इन्हें क्लोज करना अनिवार्य नहीं होता है, तो ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करना अनिवार्य नहीं है उन्हें ही हम कहते हैं एम्प्टी टैग। तो ये क्या काम करता है, फॉर मेकिंग कंटेंट अपीयरेंस इटैलिक, कंटेंट को इटैलिक बनाता है, नहीं। टू क्रिएट वर्टिकल रूल बिटवीन सेक्शन, सेक्शनों के बीच में वर्टिकल रूलर क्रिएट करता है या वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है, तो नहीं। क्रिएट अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक करता है, तो यह भी नहीं। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग होता है, BR टैग होता है। अगला, टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शन, तो ये क्या करता है, सेक्शंस के बीच में हॉरिजॉन्टल रूलर या हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से डालता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज नॉट इसेंशियल अंडर आई फ्रेम। इनमें से आई फ्रेम के अंतर्गत कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है, फ्रेम बॉर्डर या विड्थ या हाइट या SRC। यानी कि जो आई फ्रेम टैग है उस आई फ्रेम टैग पर निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट है जो अप्लाई नहीं हो सकता है, तो आई फ्रेम की विड्थ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, SRC के अंदर हम फ्रेम में कौन सा पेज या कौन सा इमेज शो कराना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं, फ्रेम की हाइट स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन फ्रेम बॉर्डर नहीं दे सकते। आई फ्रेम पर फ्रेम बॉर्डर एक्सिक्यूट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्क सिमिलर टू बी, बी के समान कौन काम करता है, तो ये जैसा कि रिपीटेड क्वेश्चन इससे पीछे भी आ चुका है, तो स्ट्रांग जो होता है वो बी की तरह ही काम करता है। और क्या काम करता है, तो ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, या टेक्स्ट को बोल्ड करता है। और आई किसके लिए होता है, तो जैसा कि आई इटैलिक के लिए होता है, जबकि EM किसके लिए होता है, एम्फेसिस के लिए होता है। अगला, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएट विथ एन एलिमेंट। कौन सी विशेषता, कौन सी विशेषता किसी तत्व से जुड़े अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक पहचानकर्ता को निर्दिष्ट करती है, तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो यूनिक वर्ड जब भी आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, एक जो आईडी होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब वो आईडी आपकी चाहे केवल अल्फाबेटिक हो और चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो, जैसे कि अल्फाबेटिक में आपने क्या दे दिया, आईडी इक्वल पैरा दे दिया, तो ये केवल अल्फाबेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक पैसेज की
आईडी आपने क्या कर दिया है, पैरा 1 दे दिया है, तो ये क्या हो जाता है, अल्फा न्यूमेरिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is an HTML specification used to add more information to HTML tag? उनके में से कौन सा HTML विनिर्देश है जिसका उपयोग HTML टैग में अधिक जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है? मॉडिफाई डेटा, मिनी डेटा, मैक्रो डेटा या माइक्रो डेटा? तो जो माइक्रो डेटा होता है इसका प्रयोग HTML में अधिक जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोस? यूट्यूब वीडियो के लिए किस HTML एलिमेंट या HTML तत्व का उपयोग किया जाता है? सैम्प का यूज करते हैं या स्मॉल का यूज करते हैं या फ्रेम का यूज करते हैं या आई फ्रेम का यूज करते हैं? तो यूट्यूब वीडियो को वेब पेज में देने के लिए हम आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट यूज्ड फॉर कैनवास ग्राफिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा HTML तत्व कैनवास ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैनवास ग्राफिक्स का उपयोग करने के लिए हम जो एलिमेंट यूज करते हैं वह होता है कैनवास एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, ए टैग इन HTML यूज्ड फॉर क्रिएटिंग? ए टैग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लिस्ट क्रिएट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए, एड्रेस क्रिएट करने के लिए? तो लिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग का यूज करते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें 3 टैग मिलते हैं, OL, UL और DL। जबकि एड्रेस क्रिएट करने के लिए कौन सा एड्रेस टैग यूज करते हैं या टैग का प्रयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन है, 94, हाउ टू क्रिएट चेकबॉक्स इन HTML फॉर्म? HTML फॉर्म में चेकबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो इसके लिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, तो यह भी नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, तो यह सही है, सी ऑप्शन सही है। जैसा कि चेकबॉक्स अगर हमें क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स लगाते हैं, लेकिन रेडियो बटन क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो अगर लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, रेडियो बटन क्रिएट करेगा। वही अगर हम इनपुट टाइप डेट कर देते हैं तो ये क्या कर देगा, तो ये डेट फील्ड क्रिएट कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगी डेट फील्ड, और डेट फील्ड में हमें क्या करेगा, कैलेंडर शो कराया जाएगा। वही अगर हम इन पासवर्ड बॉक्स बनाना चाहते हैं तो क्या कर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो ऐसे में यह पासवर्ड बॉक्स क्रिएट करता है, और जब पासवर्ड बॉक्स क्रिएट करता है तो इस बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर की जाती है वो डॉट में शो होती रहती है। और अगर हम यहीं पे कर देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या कर देता है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है। तो यह टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये पासवर्ड फील्ड या क्रिएट की जा रही है, पासवर्ड फील्ड बनाई जा रही है। वही अगर यहाँ पे लगा दिया जाता है इनपुट टाइप इक्वल टेल लगा दिया जाता है, तो टेल का मतलब ये टेलीफोन, मोबाइल नंबर लिस्ट क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनपुट की वैल्यू बदलते हुए अलग अलग प्रकार से फील्डें क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इससे पीछे हमने देखा, अगर हम इनपुट टाइप लगा देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट कर देते हैं, तो इनपुट टाइप सबमिट करने पर ये क्या कर देता है, सबमिट बटन क्रिएट कर देता है। और अगर हम इनपुट टाइप रीसेट लगा देते हैं तो ये रीसेट बटन बना देता है। इनपुट टाइप बटन बना देते हैं तो ये क्या करता है, बटन क्रिएट कर देता है जिसपे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन इन HTML? HTML में ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग होगा?
तो चाहे ब्लैंक लाइन क्रिएट करना हो, चाहे वो लाइन ब्रेक के लिए पूछा गया हो, तो बी आर टैग हो जाएगा। बी टैग क्या करता है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, और ए टैग क्या करता है, तो यह हाइपरलिंक क्रिएट करता है, हाइपर लिंक क्रिएट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट आर। HTML दस्तावेज में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष फॉर्मेटिंग कोड को क्या कहते हैं? तो HTML डॉक्यूमेंट में जो सामग्री प्रोवाइड कराता है या कंटेंट को प्रेजेंट कराता है, इसके लिए हम किस फॉर्मेटिंग कोड का यूज करते हैं? तो वो फॉर्मेटिंग कोड होता है जिससे हम क्या करते हैं, टैग। HTML में जो भी हम डाटा देते हैं वो किसी न किसी टैग के अंदर बाइंड करते हैं, हेडिंग, पैसेज, टेबल, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML दस्तावेज में पहला टैग क्या होना चाहिए? तो पहला जो टैग होता है वो हमेशा कौन सा होता है, HTML होता है, जिसके बाद में हम हेड, बॉडी और अन्य सारे टैग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 98, इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग। HTML दस्तावेज में टैग शुड बी राइट इन अपर केस, की टैग को अपर केस में लिखा जाना चाहिए, टैग को लोअर केस में लिखा जाना चाहिए, या टैग को प्रॉपर केस में लिखा जाना चाहिए, या कैन बी रिटन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। चाहे तो हम अपर केस में लिखें, चाहे लोअर केस में लिखें, किसी भी केस में आप टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। पृष्ठभूमि रंग जोड़ने के लिए सही HTML कोड क्या होता है? तो बैकग्राउंड कलर अगर हम ऐड करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से जो सही सिंटैक्स है वह, जैसे कि बॉडी कलर येलो, तो कलर येलो, यहाँ पे कलर नहीं काम करेगा। बॉडी बीजी कलर, तो ये बीजी कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, किसके लिए है, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर यह ऑप्शन बी सही हो जाता है। और अगर इसी तरीके से देखते हैं, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल येलो, तो बॉडी बैकग्राउंड, यहाँ पे हमें सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगाना होगा, बैकग्राउंड कलर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट रीसेट बटन। रीसेट बटन के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो रीसेट बटन अगर हम बनाना चाहते हैं तो इनपुट टाइप बटन लगाएंगे, या बटन इक्वल रीसेट, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनपुट टाइप रीसेट लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बटन बनती है उस बटन पे रीसेट वर्ड मिलता है, और इस पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्म की वैल्यू को रीसेट कर देता है। तो जैसा कि पार्ट 1 के अंतर्गत 100 क्वेश्चन जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और जिसके बाद आपको जो अगला पार्ट मिलेगा वो HTML या वेब डिजाइनिंग का सेकेंड पार्ट होगा, जहां पर CSS से रिलेटेड और CSS के साथ साथ में W3 CSS के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे।